हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या क्रिटिसिज्म आए हैं, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे हमें ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक्स को दर्शाना है कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या क्या क्रिटिसिज्म आए हैं। हम लोग आपकी जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका लास्ट यूनिट दैट इज लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने उसके सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ एक दो टॉपिक ही बचे हैं। सो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख लीजिए, उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली किस बारे में बात करता है? ग्लोबलाइजेशन बात करता है इंटरकनेक्टनेस के बारे में, कि पूरा वर्ल्ड आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड कैसे एक हो गया है। आज की तारीख में कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती है। हर कंट्री मिलजुल के, मतलब दूसरे देशों पे कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो ही जाती है। मिलजुल के इन द सेंस कि वो दूसरे देश पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो ही जाता है। कहीं से हमको रॉ मटेरियल लेना है तो कहीं हमको फिनिश गुड्स पहुंचाने हैं, तो कहीं अगर हमारे ऊपर आपदा विपदा है तो कोई दूसरी कंट्री हमको बचाने के लिए आ रही है। तो हम लोग आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद में आज की तारीख में ट्रेड वाला सिनेरियो इतना बढ़ गया है कि हर कंट्री आज कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें कहीं ना कहीं इंडल्ज्ड है। तो इसने भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को एक थ्रस्ट दिया है। मोर एवर, और जो ग्लोबलाइजेशन मतलब एकदम अपनी पीक पे, हम कहें कि एकदम से पूरा वर्ल्ड कैसे इंटीग्रेट हो गया है, इसका सबसे अच्छा आप देखोगे कि इसका सबसे अच्छा रीजन जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इस लेवल तक बढ़ गई है कि उसने ग्लोबलाइजेशन को मदद की है कि वो और ज़्यादा स्प्रेड हो, और उसी ने ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा स्प्रेड किया है। आई होप अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, क्योंकि हमने इनके बारे में भी बात कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। उसके कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी है और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। Now, we have already noted that globalization is very contagious subject and has invited strong criticism all over the globe. अब यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है वो है कंटेजियस। कंटेजियस मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ज्यादा कंटेजियस सब्जेक्ट है, हम उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम मतलब हर इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिबेट्स, मैंने आपको पहले भी बताया। तो पॉलिटिकल साइंस की कोई भी टॉपिक होंगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ या कोई और टॉपिक भी हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारी डिबेट्स है। ठीक है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सब लोग अपना अपना ओपिनियंस दे रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ज्यादा कंटेजियस सब्जेक्ट है। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके बावजूद हम लोग ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ब्रॉडर सब्जेक्ट है कि हम, इतना ब्रॉडर टॉपिक है कि इसका एक दो लाइन में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। Critics of globalization makes a variety of arguments. Those on the left argue that contemporary represent a particular phase of global capitalism that makes the rich richer and fewer and the poor poorer. यहाँ पे ये बताया गया है कि अलग अलग क्रिटिक्स ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। अब हमेशा पॉलिटिकल साइंस में लेफ्ट और राइट आपने सुना होगा, एक लेफ्ट होता है, एक लेफ्ट विंग होता है और एक राइट विंग होता है। ठीक है, सो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लेफ्ट विंग होता है वो लेफ्ट विंग हमेशा वो ध्यान देता है, लेफ्ट विंग का थोड़ा सा झुकाव होता है सोशलिज्म के टुवर्ड्स, लेफ्ट विंग का थोड़ा झुकाव होता है वेलफेयर के टुवर्ड्स। और जो राइट विंग है वो टोटली बिजनेस माइंडेड होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैसे, मतलब राइट विंग का भी रहता है कि डेवलपमेंट हो। देखो, लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों का ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट होता है, लेकिन डेवलपमेंट की अप्रोच दोनों की अलग होती है। लेफ्ट विंग बोलता है कि सोशलिज्म के माध्यम से होगा, वहीं राइट विंग बोलता है नहीं, कैपिटलिज्म के माध्यम से होगा। प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट प्लेयर ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो ये राइट विंग का है। और जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग बोलती है कि नहीं, सरकार को काम करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए। ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। सो लेफ्ट is somewhat more tilted towards socialism और right is somewhat tilted towards capitalism। ठीक है, सो ये लेफ्ट और राइट की पूरी डिबेट ये है। अगर आपने कभी पहले भी सुना हो, पहले भी पढ़ा हो, सो इनकी डिबेट्स कुछ ऐसे ही चलती है।
तो यहाँ पे जो लेफ्ट है, लेफ्ट क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट बोल रही है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबल कैपिटलिज्म को डिनोट करता है। ग्लोबल कैपिटलिज्म इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे जो कि अपनी पूरी मोनोपोली बना लेंगे मार्केट में, और ग्लोबल कैपिटलिज्म में क्या होगा, वो जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यूएसए वगैरह या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कंपेरेबल अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज तो आज भी उस जाल में है, मतलब ये लोग बड़ी बड़ी ये जो देश हैं, जो डेवलप देश है, वो जाती है, वो वहाँ उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनसे रॉ मटेरियल्स लेती है, फिनिश प्रोडक्ट बनाती है और उनको बेच देती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो अमीर है, जो कंट्री अमीर है वो और अमीर होती जा रही है और जो कंट्री गरीब है वो और गरीब होते जा रही है। साथ ही साथ अगर आप एक देश में भी बात करें, लाइक इंडिया में अगर आप बात करें, तो इंडिया में भी जो फ्यू बिजनेसमैन हैं उनकी वेल्थ बढ़ते जा रही है, लेकिन जो गरीब है उनकी वेल्थ घटते जा रही है। सो ये सिलसिला यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हैं वो सबको अलग अलग होते हैं, और जो सबसे ज्यादा फायदा किसी को होता है ग्लोबलाइजेशन में, तो जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको होते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो गरीबों को होता है। तो ये लेफ्ट का आर्ग्यूमेंट है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। क्लियर है? वीकनिंग ऑफ स्टेट्स लीड्स टू द रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पुअर। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ग्लोबलाइजेशन में वीकनिंग ऑफ द स्टेट। अब वीकनिंग ऑफ द स्टेट मतलब क्या है, स्टेट क्या कर रहा है, जो सरकार है, सरकार ज्यादा से ज्यादा चीज प्राइवेट प्लेयर्स को दे रही है। पानी पहुंचाना है तुम पहुंचा दो, मतलब पानी पहुंचाना है तो उन्होंने किसी प्राइवेट फर्म को, किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया। बिजली पहुंचाना है, प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया। तो जो सारी चीजें हैं, सारी चीजें तो प्राइवेट कंपनीज करने लग गई हैं। तो सरकार क्या कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, बस बैठी है। तो सरकार बैठी है तो सरकार कमजोर होती जा रही है और प्राइवेट प्लेयर मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि पानी भी वही पहुंचा रहे हैं, बिजली भी वही पहुंचा रहे हैं, फिर कपड़े में भी वही है, फिर घर बनाने का भी ठेका उन्होंने लेकर रखा है। तो सब कुछ तो प्राइवेट प्लेयर कर रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बस बैठ रही है और अपने टेंडर बांट रही है। तो यहाँ पे जो वीकनिंग ऑफ द स्टेट है ये डिनोट करता है कि सरकार कमजोर होते जा रही है और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये लोग मजबूत होते जा रहे हैं। और सरकार कमजोर होगी तो ऑफ कोर्स गरीबों को नुकसान होगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो किस बेसिस पे काम करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे काम करती है। ठीक है, सो ये जो पुअर हैं ये पुअर और कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट फर्म्स, वो प्राइवेट प्लेयर हमेशा अपना फायदा देखेंगे। क्लियर है? क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन from the political right express anxiety over political, economy and cultural effects. In political term they also fear the weakening of the state. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि हमने इकोनॉमिक की बात करो, चाहे पॉलिटिकल की बात करो, चाहे कल्चर की बात करो, कहीं ना कहीं स्टेट वीकन हो रहा है। पॉलिटिकल टर्म्स में स्टेट की सोवरेनिटी नहीं रह रही है, सरकार डिसीजन खुद नहीं ले पा रही है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन याद करो, तब मैंने आपको एक डिबेट बताई थी कि एक तरफ होती है स्टेट सोवरेनिटी और एक तरफ होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या सरकार अपने फैसले खुद ले सकती है? सरकार बिल्कुल अपने फैसले खुद लेती है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं क्या जवाब दूंगा जब मेरे से वहां पे सवाल पूछा जाएगा। तो सो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में हम ये देखते हैं कि सरकार कमजोर होती जा रही है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो पावरफुल कंट्री है वो मजबूत होते जा रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग कल्चरल टर्म्स में देखें तो कल्चरल टर्म्स में क्या हो रहा है, कल्चरल टर्म्स में भी यही होते जा रहा है कि वेस्ट कल्चर जो है उसको सब लोग अपना रहे हैं और जो इंडियन कल्चर है, जो एशिया का जो कल्चर है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, जो एशिया का कल्चर है, लोग उसे कहीं ना कहीं भूल रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ही सुपीरियर मानते हैं। कल्चर इन द सेंस सिर्फ कपड़ों से नहीं होता है कि जीन्स, कुर्ती या कुर्ता या ये पहन लिया, ये कल्चर को डिनोट करता है। कल्चर यानी खाने का भी होता है, हम लोग वेस्ट वाले खाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कल्चर यानी नेटफ्लिक्स भी है, हम लोग हॉलीवुड की मूवी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कल्चर हम कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी आइडियोलॉजी जो है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी, हम वेस्ट से अपने आप को कंपेयर करने लग गए हैं। Economically, they want to return to a self-reliance and protectionism, at least in certain areas of economy. अब यहाँ पे जो लेफ्ट विंग है वो बोलता है कि इकोनॉमी में देखें तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म वाली जो आइडिया, प्रोटेक्शनिज्म जो था, इसको वापस लाने की जरूरत है। वापस लाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि कुछ एरिया में रेस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है ताकि देश में उनका अच्छे से उत्पादन हो उस एरिया में और वो एरिया अच्छा परफॉर्म करे। अगर आप सारे चीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुला लोगे तो फिर देश की जो
इंडिजिनियस इंडस्ट्री है उसका क्या होगा, ठीक है। सो ये लोग प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं कि कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है और कुछ एरिया में मतलब सारी चीजें आप ओपन अप कर दो, ठीक है। Culturally, they are worried that traditional culture will be harmed and people will lose their age-old values and ways. वही वाली बात है कि ट्रेडिशनल कल्चर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, जो सालों से चली आ रही प्रथाएं वो सब खत्म हो रही है और हम लोग वेस्टर्न कल्चर के टुवर्ड्स inclined हैं. Many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se as much as they are opposed to the specific program of globalization which they see in the form of imperialism. अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह मूवमेंट चल रहे होते हैं, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी चल रहे होते हैं। लोग ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं, स्ट्रीट पे से ग्लोबलाइजेशन कैसे पोस्टर लगाए घूमते हैं, वो क्या है, वो क्या दर्शा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन से तकलीफ नहीं है, बिल्कुल पूरा वर्ल्ड साथ में रहे, पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट होकर रहे, उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें इस बात से तकलीफ है कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे आप सब कुछ वेस्टर्न आइडियाज, आप सब कुछ वेस्टर्न कंपनीज को हमारे ऊपर थोप दें, ये हमें मंजूर नहीं है। ये एक तरीके से वही वाली बात हो गई कि आप हम पे फिर से रूल कर रहे हो, फिर से हम पे वेस्ट रूल कर रहा है। हम ये कहते हैं कि अंग्रेज आके गए, अंग्रेज ने हमारे ऊपर रूल किया, लेकिन अगर आज भी देखें तो वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न खाना, वेस्टर्न मूवीज आज ये हम लोगों पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बोल रहे कि हमें तकलीफ इस इंपीरियलिज्म वाली टेंडेंसी पे है, हमें तकलीफ ग्लोबलाइजेशन से नहीं है, हमें तकलीफ ये है कि ये जो वेस्टर्न आइडियाज है, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, हमें इससे तकलीफ है। तो जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है वो ये बोलते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन से तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है। तो वो तकलीफ किससे है? वो तकलीफ है इन आइडियाज से। फिर देखो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई है, जैसे ही 1999 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, ठीक है। उस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में क्या हुई थी? बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। क्यों प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे? अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट, ठीक है। ये जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं, ये ऐसे ट्रेड करते हैं कि इस हिसाब से मतलब कि उनका फायदा हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, खास करके अमेरिका का इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रुपए देता है उनको फंडिंग में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अमेरिका के इशारे पे ही चलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब अमेरिका के इशारे पे चलते हैं तो जब यहाँ पे जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाती है जिससे कि अमेरिका को फ़ायदा हो। तो यहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो वेस्टर्न नेशन को फ़ायदा पहुँचा रही है और जो डेवलपिंग और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचा रही है। एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इसे बंद किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा वर्ल्ड एक तरीके से वेस्टर्न हेजेमनी, एकदम वेस्टर्न आइडियोलॉजी से झूल गया है, मतलब उनमें लग गया है। It was argued that the interests of the developing world were not given sufficient importance in evolving global economic system. The World Social Forum WSF is another global platform which brings together a wide coalition composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth, women activists opposed to neoliberal globalization. अब यहाँ पे ये है कि वही उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। फिर यहाँ पे एक और फोरम की बात की गई कि वर्ल्ड सोशल फोरम है, वहाँ पे अलग अलग चाहे इन्वायरमेंटलिस्ट हो, चाहे यूथ हो, चाहे महिला हो, सब ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं। मतलब कि आपने प्राइवेटाइज कर दिया, आपने लिबरलाइज कर दी अपनी इकोनॉमी, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, आपने ग्लोबलाइज कर दिया। ये जो आज की जो पॉलिसीज आप देखते हो वो लोग इसको अपोज करते हैं। सो कुल मिला के हमने यहाँ पे देखा है कि ग्लोबलाइजेशन की क्या क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या नेगेटिव कॉनोटेशन है वो आपको पता होना आवश्यक है। अब ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको फायदे लिखने की बारी आ जाए तो कल्चरल टर्म्स में हम लोग नेगेटिव लिख के फायदा ये लिख देंगे कि इसने हमारी चॉइसेस बढ़ाई है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, हम लोग इंडियन प्लस वेस्टर्न करके पहनते हैं, लाइक ऊपर कुर्ता पहन लिया, नीचे जीन्स पहन ली, ठीक है। सो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पता होना चाहिए। आपको अगर एक अच्छा आंसर लिखना है तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ नेगेटिव पे फोकस मत करना, पॉजिटिव पे भी फोकस करना है। क्वेश्चन कैसा ट्विस्ट होके आ जाए ये आपको नहीं पता है। आई होप ये वाली चीजें आपको सारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन लेके आया मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट
से आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट पे पहुंचने के लिए www.magnetbrains.com लिख के गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी वहां पे, और वहां से आप क्लासेस वाइज सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिल जाएंगे, नहीं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।